So today let's start what is fuse और फिर इसके बाद what is electric part. तो fuse एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एक ऐसा डिवाइस बोल दो या इंस्ट्रूमेंट बोल दो या कुछ भी बोल दो, इक्विपमेंट बोल दो. So it is that component or that device which is made up of alloys. ठीक है, मेटल्स की कुछ कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, नाइक्रोम, इस तरह की चीजों, टंगस्टन, इस तरह की चीजों का एक कॉम्बिनेशन से बना दिया जाता है. या सिंपल, बहुत सी बार तो सिंपल एक सिंगल वायर, कोई एक सिंगल मेटेलिक वायर कोई काम में ले लिया जाता है बेस्ड ऑन ये फैक्ट पर कि करंट अगर लिमिट से ज्यादा आ जाए तो ये फ्यूज जिस जगह पे लगा होगा पहले ये मेल्ट हो जाएगा. मतलब एक सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज एक ऐसा वायर है जिसका एक सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है. सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये मतलब इतने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होना. हाँ, मान लीजिए ये अब यहाँ तो बैटरी लगा रखी है. घर के अंदर बैटरी ना होकर के क्या होता है, मीटर लगा हुआ होता है और वहां से करंट आती है. तो आपने देखा होगा बहुत सी बार वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाता है, जिससे कभी एकदम से कम वोल्टेज हो जाता है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है. और इतना हमें पता ही है कि वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा हो जाएगी. तो अगर ये वोल्टेज, अब मान लीजिए आई करंट है थोड़ी देर के लिए 10 एम्पियर की, और ये सर्किट 10 एम्पियर तक आराम से, 10 एम्पियर का मतलब ये इसमें कितनी भी करंट आए इस कोई दिक्कत नहीं है. मान लीजिए इसमें अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी चीज अप्लाई नहीं करी है ना, कोई नई चीज नहीं है. सिंपल कॉपर वायर, पूरा का पूरा कॉपर वायर है. और कॉपर वायर मान लीजिए 40 एम्पियर पे जाकर के मेल्ट होता. 40 एम्पियर से थोड़ी देर के लिए, केवल समझने के लिए हमें पता है हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, I²RT. अभी मुझे नहीं पता है कितने इसका है. थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि 40 एम्पियर की करंट है या फिर इसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो, तभी जाकर के कॉपर वायर पिघलेगा. इतनी ज्यादा हीट होगी तभी जाकर के पिघलेगा. इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज गिवन एज 100 डिग्री. केवल अज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए, है ना. बोलना मत कि सर ऐसा होता है कि नहीं होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मेल्ट. तो 100 डिग्री का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पर जाएगा कॉपर इज अबाउट टू मेल्ट. अब हुआ क्या, 10 एम्पियर की करंट आ रही है, ये 40 एम्पियर पे जाकर के हीट खाने लगता है और ये तब जाकर इसका 100 डिग्री होना था. ठीक, लेकिन ये जो अप्लायंस लगा रखा है जिसको अभी हमने यहाँ शो कर दिया इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक फिक्स रेटिंग के होते हैं जिसको उनकी पावर रेटिंग बोलते हैं. तो ये जो ग्लो होना है, मान लीजिए ये V की वैल्यू दे दी थोड़ी देर के लिए, ये 10 वोल्ट दे रखा है, या जैसे घर की बात करें तो घर पर 220 वोल्ट की बात करते हैं. तो 220 वोल्ट पर, और ये इसके अंदर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर ही रख सकता है. अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा. ठीक, इसका मतलब अगर 15 एम्पियर आ जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा पूरा का पूरा. अब आप मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, AC लगा रखा है, जो अप्लायंस है इस जगह आपने अभी थोड़ी देर के लिए लगा हुआ मान लिया. अब इसमें से क्या हुआ, 10 एम्पियर की करंट दी, आराम से सब कुछ नॉर्मल वर्क कर रहा है. अब ये वाली तो अभी यहाँ तो बैटरी है, लेकिन घर का बात करें, हम घर की बात करें तो घर का जो सोर्स होता है, मीटर जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है, वहां 220 वोल्ट की जगह एकदम से फ्लक्चुएशन हो गया और ये 250 वोल्ट हो गया. 250 वोल्ट होते ही ये जो आई करंट थी वो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गई. ठीक है, तो ये 10 एम्पियर से 15 एम्पियर हो गया, यानी कि 5 एम्पियर एक्स्ट्रा आना चालू हो गया. तो जैसे यहाँ पे 15 एम्पियर स्टार्ट हुई तो ये तो 40 एम्पियर पे पिघलता पूरा वायर, इसको लेकिन 15 एम्पियर मिल रही है, तो इसका मतलब ये वायर तो पिघलेगा नहीं, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, इसमें से चला गया. जैसे ही अप्लायंस से पास हुआ, ये मैक्सिमम बेयर कर सकता था 10 एम्पियर, उसको मिल गई 15 एम्पियर. जैसे 15 एम्पियर मिली, ये वाला जो भी अप्लायंस है, AC है तो AC, बल्ब है तो बल्ब, समझाने के लिए. तो यहाँ पे भी ये बल्ब है तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये इसको सहन नहीं कर पाया, बेयर नहीं कर पाया. तो क्या करें कि ऐसी सिचुएशन तो कभी भी फ्लक्चुएशन आ जाता है. तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, बीच में कहीं डिवाइस से जस्ट पहले, जो भी डिवाइस आपने लगा रखा है, इस डिवाइस से जस्ट पहले आपने क्या कर दिया, एक, आप इसको सिंपल, अभी रेजिस्टेंस से कंफ्यूज मत हो ना, रेजिस्टेंस केवल वो भी कंट्रोलिंग का ही काम करता है,
और जो फ्यूज है वो भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करवाता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि हमने यहाँ पर लगा दिया, लेट सपोज हमने मान लिया कि 10 एम्पियर पर वायर हीट खाता था कितने डिग्री तक, 20 डिग्री तक ही हीट खाता था, ठीक है। और 50 एम्पियर पर, 15 एम्पियर पर ये इसका या इस पर ये मान लेते हैं 10 एम्पियर पर 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सो 5 एम्पियर पर मान लीजिए कि ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 एम्पियर पर कितना, 60 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाता है इस पूरे सर्किट का। किसके लिए, कॉपर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझने के लिए। अब कॉपर वायर के बीच में हमने 2 जॉइंट लगा दिए ए बी, ठीक है। कैसे, देखो ये मैं बताता हूँ आपको, अभी दिखाया था मैंने, जैसे कहाँ रख दिया, तो ये देखिए मान लीजिए ये कॉपर वायर है, तो ये कॉपर वायर मान लीजिए ये तो मेल्ट होना था 40 एम्पियर पर, और 50 एम्पियर पर इसका टेम्परेचर, किसी पूरे सर्किट के अंदर इसका टेम्परेचर होना था 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब इसको मैंने बीच में से 2 जगह से कट कर दिया और इसके बीच में ये जॉइंट लगा दिया, जॉइंट लगा करके इस तरह का वायर लगा दिया मान लीजिए, तो ये ए बी है, इसी को हम फ्यूज बोल रहे हैं। थोड़ी देर के इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, या 50 से की भी जगह मान लीजिए आप तो 42 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। इसलिए दे रखा है क्योंकि ये बल्ब मैक्सिमम कितने एम्पियर की करंट बेयर कर सकता है, 10 एम्पियर, और कितने डिग्री सेल्सियस बेयर कर सकता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या, हमने एक ऐसा सुटेबल मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर लगाया ए बी, जो 42 डिग्री सेल्सियस पर खुद मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही करंट यहाँ 15 एम्पियर की है, इसका एकदम से टेम्परेचर सडनली बढ़ा, और इसका टेम्परेचर जाना तो चाहिए था 60, लेकिन ये तो 42 पे पिघल जाएगा, 42 पे पिघल करके मेल्ट होकर के क्या हो जाएगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो 15 एम्पियर की करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जलने से बच जाएगा। इसका मतलब फ्यूज ने क्या कर दिया, खुद जल करके दूसरे को बचा लिया, खुद मेल्ट होकर के दूसरे को बचा लिया। तो फ्यूज इज दैट डिवाइस which is having a suitable melting point, and it is applied in the series of the combination in such a way just before the electric appliance, so that whenever there is a sudden abrupt or sudden changes in the value of current or fluctuation due to the voltage, then it will melt itself beyond the certain temperature, and hence it will prevent the appliance, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई क्या फ्यूज के बारे में? So let's talk about electric power. What is electric power? We are going to study about it, and this symbol is P. Okay. So electric power is defined as the rate of doing work. Electric power is defined as rate of doing work, और या फिर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। कौन सा वर्क होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका मतलब अगर मेरे को सिंपली डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करूंगा, पावर इज इक्वल्स टू, तो जनरल पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्डिंग फॉर्म में अगर लिखें तो इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम, या सिंपली ये जो इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। सिंबल वाइज बोलेंगे तो P is equals to W by T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन हमने देख रखा है कि Q चार्ज को अगर किसी पॉइंट पर लेकर के जहां का पोटेंशियल V हो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W is equals to क्या जाता है, QV जूल। इसका मतलब Q चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में, A पॉइंट से B पॉइंट, जिसके बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू V दे रखा हो, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, इट शुड बी इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू QV जूल।
तो ये हमने रख दिया W की वैल्यू QV जूल, और टाइम की वैल्यू रख दी, मतलब टाइम तो चल ही रहा है QV अपॉन T, ठीक है। Q की वैल्यू हमें पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, Q इज इक्वल टू IT, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। तो Q इज इक्वल टू क्या IT V अपॉन T, T से T कैंसिल कर दिया, IV, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो क्या बन गया, P इज इक्वल टू VI। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मेन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, P इज इक्वल टू VI। इसका मतलब क्लियरली पावर किस किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। P इज इक्वल टू VI। अगर पावर कांस्टेंट रखनी है, हो, है ना, तो V और I का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। मान लीजिए मैंने P का आंसर दिया 6, तो V अगर 2 है तो I 3 होना चाहिए, और V अगर 3 है तो I को 2 होना चाहिए। इसका मतलब पावर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पावर कांस्टेंट बनाए रखने की बात कर रहा हूं, है ना, फॉर कांस्टेंट पावर सप्लाई, if current will increase then potential should decrease, so for constant power supply, yeah, let me just fill the ink once now। तो इसके बारे में क्या जाना है, तो P is equals to VI, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पहले देख लें। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो जो पावर की है वही SI यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की भी रहेगी, यानी कि वॉट, सिंबल कैपिटल W। ध्यान रखना है फॉर्मूले में जो W लिखते हैं वो वर्क डन है, और यूनिट जैसे वर्क डन की यूनिट हम कुछ भी 12 J लिखते हैं, तो ये J कहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात, तो ये यूनिट है। ठीक इसी तरह से P के बाद 20 और ये W लिखा है, इसका मतलब ये पावर की यूनिट चल रही है, वॉट। तो दोनों में डिफरेंस है कि कहां पे क्या सिचुएशन आप यूज कर रहे हो। ऑन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया उसके ऑनर पर, ऐसा यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर इज, P कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसकी अदर यूनिट क्या हो सकती है, अदर यूनिट, अदर ऐसा यूनिट, तो अदर ऐसा यूनिट वॉट तो ही गई, किसके नेम पर, जेम्स वॉट। यहां से देखें तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी E अपॉन T, तो इसका मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। तो इसी की दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब 1 वॉट किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 जूल पर सेकेंड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये यहां से हमने ये 2-4 पॉइंट लिखे। अच्छा, इसके कुछ अदर फॉर्म्स हो सकते हैं क्या, तो जैसे हमने पढ़े थे किसके, हीट के पढ़े थे हमने फॉर्मूले 3-4, तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले क्या बन जाएंगे। सो अदर डिफरेंट फॉर्म्स, फोर्थ पॉइंट, अदर फॉर्म्स। तो पहला तो हमारे पास P इज इक्वल टू VI है, जब मैं V की वैल्यू पुट कर दूं IR, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, IR इंटू I, तो ये हो गया I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसी तरह से सेकंड केस के अंदर मैं V की जगह, मतलब I की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, V अपॉन R, V को V रहने दूं, I को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बन गया V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गए, 3 बेसिक फॉर्म, P इज इक्वल टू VI, I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R, और बेसिक फॉर्मूला था ही वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम से हमारे पास फॉर्मूले आ गए। ध्यान से देखें तो ये सब हीट एनर्जी अपॉन टाइम कर दो, हीट एनर्जी में यही आया था I स्क्वायर R2 V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, तो T से डिवाइड करते ही, है ना, ये वर्क डन ही तो चल रहा था वहां पे, वर्क डन ही तो हीट एनर्जी बन रही थी,
तो आप वर्क डन को पावर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो भी वर्क डन है, हीट चल रही थी उसको किससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं टाइम डिवाइड कर दिया किससे, टाइम से, आपको क्या मिल जाएगा, पावर। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पावर क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर।